एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल करियर ग्लो। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग ऑलरेडी न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन का फर्स्ट चैप्टर, तो मतलब फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ा था, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट पे पहुँचे थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को भी पढ़ लिया था। सो कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने ऑलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड यहाँ तक कर लिया था। एंड इवन हमने ट्राईसेक्राइड वाला जो एक एग्जाम्पल है, डाईसेक्राइड एंड ट्राईसेक्राइड भी कर लिया था। और उसके बाद आज जो हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड है, लेकिन वो है पॉलीसेक्राइड। तो अब हम पॉलीसेक्राइड को पढ़ेंगे। चलते हैं पॉलीसेक्राइड के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलीसेक्राइड ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो आपका पॉलीसेक्राइड होता है, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जो पॉलीसेक्राइड होता है वो मिनिमम 11 एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारी शुगर से मिलकर के बनता है। जो आपका पॉलीसेक्राइड है वो 11 या फिर 11 से ज़्यादा शुगर से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि ग्लूकोज को 11 बार जोड़ा जाए तो बनेगा सेल्यूलोज, यानी कि 11 टाइम्स जोड़ेगा। अभी तक तो हम 2 यूनिट्स पढ़ रहे थे, डाईसेक्राइड में 2 यूनिट पढ़ रहे थे, और अब हमने यहाँ पे रैफिनोज एंड केस्टोज के अंदर हमने 3 यूनिट्स पढ़ी, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन अब हम पढ़ेंगे 11 यूनिट, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा, एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक बड़ा चंक है इसमें। तो अगर ग्लूकोज को आप 11 टाइम्स जोड़ो तो बनेगा आपका सेल्यूलोज, जिसका फॉर्मूला है C6H10O5। आप ये मत सोचो कि ये इसका फॉर्मूला है। अभी तक तो 11 करके जोड़ रहा था, लेकिन ये सेल्यूलोज का फॉर्मूला है। कहने का मतलब है कि 11 बार, यानी कि बहुत बार जो आपका ग्लूकोज है वो जुड़ा होगा, तब जाके आपका सेल्यूलोज बना होगा। फिर सेल्यूलोज जुड़ेगा बहुत बार और वो कुछ और बनाएगा, वो कुछ और फॉर्म करेगा। अभी आप इस चीज़ पे मत जाओ। अभी आप इस फॉर्मूले को देखो ही मत, इस फॉर्मूले को अभी आप नहीं देखो। बेसिक लेवल पे हम अभी यही बात कर रहे हैं कि पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है जिसमें 11 शुगर्स जुड़ें। तो जब 11 शुगर्स जुड़ती हैं या 11 ग्लूकोज जुड़ता है तो बनता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज बन गया। नाउ नो फार्मूला ऑफ सेल्यूलोज का वैसे कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो शुगर है या जो ग्लूकोज है वो 11 टाइम्स जुड़ा हो सकता है वो 12 टाइम भी जुड़ा हो, क्योंकि वो इनफाइनाइट है ना, वो तो 20 बार, 30 बार, 25 बार, कितनी भी बार जुड़ सकता है। तो इसलिए सेल्यूलोज का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि इट्स नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। इसमें कितनी भी शुगर्स, इसमें कितनी भी ग्लूकोज जुड़ सकता है, इसलिए। नाउ सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? पहले तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है? तो पॉलीमर इज एनी ऑफ अ क्लास ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी कि पॉलीमर का मतलब है कि जो चीज़ बार बार जुड़ करके किसी एक चीज़ को बनाए उसे उसका पॉलीमर कहेंगे। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज 11 बार जुड़े या फिर ग्लूकोज उससे और भी ज़्यादा बार जुड़े, या ग्लूकोज जितनी भी बार जुड़े उससे बनता है सेल्यूलोज। तो ग्लूकोज का तो सेलुलोज किसका पॉलीमर होगा? तो सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो ग्लूकोज के बार बार जुड़ने की वजह से बन रहा है। तो इसलिए सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के बार बार जुड़ने की वजह से सेलुलोज बन रहा है। एंड पॉलीमर का मतलब ही होता है वो चीज़ जो बार बार जुड़े और वो सिंथेटिक नेचुरल कुछ भी सब्सटेंस बना सकता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लांट कार्बोहाइड्रेट। अभी हम सेलुलोज की बात कर रहे हैं, क्योंकि 11 बार ग्लूकोज जुड़ेगा तो बनेगा सेलुलोज। एंड जो आपका सेलुलोज है वो एक तरीके से आपका एक प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लांट कार्बोहाइड्रेट। बहुत ज़्यादा अबंडेंट है इन नेचर। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर वो आपका सेलुलोज है। ये वाटर सोल्यूबल, बायोडिग्रेडेबल सब होता है। ऐसा कोई टेस्ट, कोई स्मेल कुछ नहीं होती, कोई ऑर्डर एंड कोई टेस्ट नहीं होता। एंड प्लांट की जो सेल वॉल होती है या उसकी जो लेयर होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एंड सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज सेलुलोज, यानी कि हर प्लांट का एक सेल वॉल तो होता ही है। तो जो आपका सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। नॉट डाइजेस्टेबल, देयर इज़ नो ऑर्गन टू डाइजेस्ट दिस। मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका छिलका हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता, और छिलका हम निकाल भी देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं है जो इन्हें डाइजेस्ट कर ले। तो जितने भी आपके फ्रूट्स की कवरिंग होती है, जितना भी आपका कवरिंग इन द सेंस के जितने भी आपके वेजिटेबल्स की कवरिंग होती है जो हम जनरली निकाल देते हैं, वो सेलुलोज ही होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखिए कि छिलके विलके जो होते हैं उसमें भी सेलुलोज होता है। और इसके अलावा अगर ग्लूकोज आपका
ग्लूकोज आपका 11 टाइम जुड़ रहा है तब जाके आपका सेलुलोज बन रहा है। तो अगर सेलुलोज भी बहुत बार जुड़े तो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा रेयॉन। सो रेयॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज बार बार जुड़ने की वजह से रेयॉन बनेगा। ये कितनी भी बार जुड़ेगा तो आपका रेयॉन बनेगा। इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। जो रेयॉन है वो सिंथेटिक फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर है जो कि मैन मेड है। ये लैबोरेटरी में बनता है, यानी कि लैब में बनता है, नेचुरली अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को एक और बार समराइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड मिनिमम 11 या तो फिर 11 ग्लूकोज या शुगर से मिलकर के बनता है, या तो उससे भी ज़्यादा, इनफाइनाइट, मतलब कितनी भी शुगर्स आप जोड़ सकते हो उसके अंदर। एंड अगर ग्लूकोज को 11 टाइम्स जोड़ दिया जाए तो बनता है आपका सेलुलोज। इसका कोई फार्मूला नहीं होगा क्योंकि इसका कोई फंक्शनल ग्रुप और ये खुद भी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि इसमें 11 12 कितनी भी शुगर्स जुड़ सकती हैं। सेलुलोज किसका पॉलीमर है, सो सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज बार बार जुड़ा तब जाके सेलुलोज बना। एंड पॉलीमर का मतलब होता है कोई चीज़ का बार बार जुड़ना और जुड़ने के बाद कोई एक अलग सी चीज़ बनाना। इसको हम प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, सबसे ज़्यादा नेचर में आपको सेलुलोज ही मिलेगा। एंड वाटर सॉल्युबल बायोडिग्रेडेबल सब है, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट का छिलका होता है, वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है। इसका कोई टेस्ट या कोई ऑर्डर नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। एंड प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज सेलुलोज। ये डाइजेस्टेबल नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो इसे डाइजेस्ट कर दे, इसलिए जनरली हम छिलका निकाल देते हैं। तो ये तो बात हो गई थी ग्लूकोज की कि ग्लूकोज बार बार जुड़ेगा तो सेलुलोज बनेगा, तो ये सेलुलोज की बात थी। अब सेलुलोज बार बार जुड़े तो क्या बनता है, रेयॉन बनता है, जो कि एक पॉलीमर है सेलुलोज का, एंड जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर है विच इज़ मैन मेड। अब सेलुलोज के यूजेस क्या हैं, पहली बात तो सेलुलोज का यूज़ ये है कि ये टेक्सटाइल में काम आता है, यानी कि रेयॉन क्या एक सिंथेटिक फाइबर था, यानी कि कपड़े बनाने में काम आता है। कपड़े बनाने में काम आ रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन, रेयॉन के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो यानी कि टेक्सटाइल में भी यूज़ होता होगा, यानी कि जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है उसमें भी सेलुलोज यूज़ होता है। तो यानी कि यूजेस ऑफ सेलुलोज में एक हमें ये चीज़ पता चल गई। देन नेक्स्ट इज इट इज़ यूज इन डाइट एज अ फाइबर सप्लीमेंट। आप इसको एज अ फाइबरस फ्रूट्स हमें खाने चाहिए ना, तो फाइबरस रिच फ्रूट हमें खाने, फ्रूट्स या जो भी फूड है हमें खाने चाहिए, तो ये हमारी डाइट में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन प्रोड्यूस्ड पेपर बोट एंड पेपर प्रोडक्ट्स। आप ये पेपर इंडस्ट्री में भी सेलुलोज जो है यूज़ होता है पेपर वगैरह बनाने में। इट हेल्प्स एज एन एडिटिव इन वेरियस फूड आइटम, बहुत सारी फूड आइटम्स में इसको एज अ एडिशनल चीज़ के रूप में ऐड किया जाता है। जब भी हमें सिल्वरिंग करनी होती है मिरर की, मतलब मिरर के पीछे की जो हमें जब भी वो पॉलिशिंग करनी होती है जिसको हम पुताई कहते हैं, तो उसमें जो सिल्वरिंग कुछ लगाना होता है वो भी सेलुलोज होता है। इट इज़ यूज एज अ प्रेजर्वेटिव इन चीज़ एज इट प्लेज द रोल ऑफ एन एंटी क्लम्पिंग एजेंट। देखो क्लम्पिंग का मतलब होता है गुच्छा बन जाना, क्लम्प बन जाना, लेकिन उसमें गुच्छा ना बने इसलिए इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है चीज़ में। दूसरा, जो आपको सेलुलोज होता है वो एक्सप्लोजिव में भी यूज़ होता है, एंड इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। इन्फ्लेमेबल का मतलब है जो बहुत ज़्यादा एकदम से आग पकड़ ले, उसको हम इन्फ्लेमेबल या फ्लेमेबल कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, आग पकड़ लेता है जल्दी से, तो ये नाइट्रोसेलुलोज मतलब ये इसमें यूज़ किया जाता है। हालांकि आप इसको मतलब इसको स्किप भी कर सकते हो इसके यूजेस को, बट फिर भी हम इसको डाइट में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज़ होता है, चीज़ में यूज़ हो रहा है। बाकी आप ये एक्सप्लोजिव और ये वाला रहने दो, ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं आते। नाउ पॉलीसेकेराइड के अंदर एक एग्जाम्पल तो हमारा सेलुलोज हो गया, क्योंकि वो ग्लूकोज के बार बार जुड़ने की वजह से सेलुलोज बन रहा है, एंड रेयॉन बन रहा है बार बार सेलुलोज के जुड़ने की वजह से। तो ये एग्जाम्पल से पॉलीसेकेराइड के। एक और पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है जिसे हम स्टार्च कहते हैं, जो जनरली फ्रूट्स में या जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है, या फिर जो आपका वीट है, वीट और राइस है, इसमें हमें स्टार्च वगैरह देखने को मिलता है, जिसे हम मंड कहते हैं। अच्छा, मांड और मंड अलग होता है। जो मांड है वो माल्टोज होता है, जो हमने पहले पढ़ा था जैसे चावल के पानी वगैरह में, लेकिन ये स्टार्च है। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और है कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, जनरली वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम जानते हैं। वो इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं, हमको ऑक्सीजन नहीं तो देते ना, तो हमको तो ऑक्सीजन देते हैं वो, सॉरी, हमको तो वो ऑक्सीजन देते हैं, रिलीज़ करते हैं, लेकिन
क्या लेते हैं, इनटेक क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो 6 CO2 लेते हैं, 6 H2O लेते हैं, क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट की मदद से वो C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस एक गैस रिलीज़ करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम O2 कहते हैं। तो 6O2 निकालेगा, रिलीज़ करेगा एंड ग्लूकोज रिलीज़ करता है, मतलब ग्लूकोज भी बनाता है। दे मेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जो वो खाना बनाते हैं, ये तो प्रोसेस है, तो खाना ये है। तो जब वो खाना बनाते हैं तो कभी कभी एक्स्ट्रा खाना भी बन जाता है। सो दे मेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनाते हैं। लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा खाना भी बन जाता है और वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो प्लांट के किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट्स में स्टोर हो सकता है। देखो लीव्स एंड स्टेम में नॉट सो मच, मतलब लीव्स और स्टेम में उतना स्टोर नहीं होता जितना कि फ्रूट में स्टोर होता है, या फिर जो सीड होती है, जैसे कि वीट का गेहूं का एक बीज हो गया, मतलब गेहूं हो गया, या फिर राइस है, इसके अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब भी प्लांट्स अपना खाना तो खुद बनाते ही हैं, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा खाना बन जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है। सो व्हाट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट? तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर खाना, एंड वीट के अंदर स्टोर होता है, राइस होता है, वीट में स्टार्च होता है, राइस में स्टार्च होता है। और ये मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट्स है बाय ह्यूमंस। हम लोग राइस, वीट, मेस, पोटैटो यही सभी खाते हैं। और इवन ऐसा भी कहा जाता है कि जो कैप्सूल खाते हैं हम लोग, जैसे कोई भी कैप्सूल हम लोग खाते हैं तो कैप्सूल की कवरिंग भी स्टार्च से मिलकर बनी होती है। यही इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो यहाँ से कैप्सूल की कवरिंग से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये वाला कैप्सूल है, ऐसे कुछ कैप्सूल होता है, ऐसा कैप्सूल होता है, तो ऐसी कैप्सूल की जो कवरिंग होती है वो स्टार्च से मिलकर बनी होती है। और जो स्टार्च होता है, जब ये स्टार्च टूटेगा तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में ही टूटेगा, यही इसका सिंपलर फॉर्म है। फिर आता है काइटिन, जिसे हम काइटिन ही कहते हैं, इसको हम कुछ लोग चिटिन भी कहते हैं, बट ये वो नहीं है, इसे हम काइटिन कहते हैं। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। अगर ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है तो फर्स्ट कौन सा था? वो था सेल्यूलोज। वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो काइटिन है वो आपका सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। एंड इंसेक्ट की जो ऊपर की लेयर होती है वो काइटिन से बनी होती है। अब जैसे कि जितने भी इंसेक्ट है, चाहे वो बीटल हो, चाहे वो एंट हो, बीटल हो, ठीक है, या फिर बीटल हो, एंट हो, और क्या होता है, और जैसे कॉकरोच वगैरह होता है ना, तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है, इंसेक्ट के ऊपर की जो लेयर होती है वो काइटिन से मिलकर के बनी होती है। तो ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। और सेल वॉल ऑफ फंगस इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन की जो सेल वॉल होती है वो भी आपकी फंगस से बनती है। अब ये फंगस क्या है? तो फंगस वो है जो मॉइस्चर वाले एरिया में उग जाता है। अब फंगस के एग्जांपल्स क्या है? मशरूम है, जिसको हम खाते भी हैं। तो कुछ खाने वाले होते, कुछ खाने वाले नहीं भी होते। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो आपका काइटिन है, काइटिन मतलब जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो मशरूम है, यीस्ट है, इसमें जो सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी होगी, ठीक है, क्योंकि फंगस का ही एग्जाम्पल है मशरूम जो हम खाते हैं। यीस्ट भी फंगस का ही एक वो है, एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं पफ बॉल। पफ बॉल भी एक तरीके से मशरूम होता है। एंड ये जो मशरूम है, द मशरूम कैप एंड स्पोर्स आर यूज्ड इन मेडिसिन। मैं इसका फोटो भी दिखाऊंगी कि जो ये वाला पफ बॉल वाला मशरूम होता है, इसके स्पोर्स या फिर इसको हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। एंड पीपल टेक पफ बॉल, इसके जो पफ बॉल टाइप होती है वो निकालते हैं नोज ब्लीड्स के लिए एंड स्किन डिसऑर्डर के लिए। एंड यंग पफ बॉल मशरूम्स आर ईडेबल, और जो छोटे पफ बॉल्स होते हैं वो आप खा भी सकते हो, मशरूम्स को खा भी सकते हो। सो बेसिकली मशरूम किसका एग्जाम्पल है? फंगस का। एंड फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो अगर फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी है तो मशरूम एंड यीस्ट की भी सेल वॉल काइटिन से ही मिलकर बनी होगी। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया है। अब एक दो लास्ट पॉलीसेकेराइड्स है हमारे पास। एक है पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे मान लो हमने राइस खाया, ठीक है, जैसे हमने राइस खाया, तो जब हम राइस खा लेते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमने अभी देखा कि राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमने राइस खा लिया जितना हमें खाना था। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा ये डाइजेस्ट होगा। जब ये डाइजेस्ट करने पर आएगा अपने आप को, तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट होगा। लेकिन मान लो कि हमने चावल ज़्यादा खा लिए, चिकन बना था, या फिर मान लो राजमा चावल बन गए थे या कढ़ी चावल बन गए थे गर्मा गर्म, तो हमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, तो ग्लूकोज अब बहुत ज़्यादा हो गया।
तो ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा हो गया तो उसने सोचा कि मैं अपने आप को मतलब बॉडी में वो कर लूँगा, मतलब बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली, मतलब जो ग्लूकोज होगा। लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि हमारी बॉडी ने उतना वर्क नहीं किया और हमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया और हम खाकर सो गए। तो ये जो ग्लूकोज होगा ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हाँ, सो वो थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो पॉलीसेक्राइड है बेसिकली उसमें हम ग्लाइकोजन पढ़ रहे थे। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे हमने राइस खाया, राइस खाने के बाद वो जो राइस है वो हमने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही खाया है क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स पहले तो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ। अब वो ये कोशिश कर रहा था कि मतलब हमारी बॉडी से यूज़ कर लें, लेकिन कभी कभी हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते या हमारी बॉडी जो है उतना काम नहीं कर पाती कि वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज़ हो जाए। तो वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ। एंड जब ग्लूकोज यूटिलाइज़ नहीं हुआ तो वो ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब ग्लाइकोजन के उसमें हमारी बॉडी में स्टोर हो गया। अब हमारी बॉडी हो, हम भी तो जूलॉजी के अंदर आते हैं ना, मतलब हम वो भी एक एनिमल, हम भी एक एनिमल है, हम भी तो सोशल एनिमल है बेसिकली, ऐसे ही कहा जाता है हमारे लिए। तो इसलिए एनिमल की बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर वो होता है, स्टोर होता है, और हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है वो एक ही है एंड दैट इज़ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट है और हम भी एनिमल वाली कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। सो ग्लाइकोजन एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है, लिवर में स्टोर होता है। इट इज़ ऑल्सो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्ब्स इन एनिमल एंड ह्यूमन। तो एनिमल और ह्यूमन में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं ना, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और यही ग्लाइकोजन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये हमें ओबीस भी बना सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है, बहुत लोग इसे कहते हैं ये तो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन नहीं होता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हेपारिन क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज़, अभी हमारी बॉडी है, ठीक है, अभी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर उसका फ्लो, ये मैंने क्या बना दिया, एक सेकेंड, हाँ, तो हमारी बॉडी है, तो जो हमारी बॉडी है, ऐसे मान लेते हैं ये हमारी बॉडी है, हमारी हैंड्स है, तो ये जो हमारी बॉडी है इसके अंदर आपका एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हेपारिन। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हेपारिन होता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारी बॉडी है तो हमारी नसों के अंदर भी हेपारिन होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखता है ताकि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी में वो बने रहे। लेकिन जैसे ही आपका, जैसे कि मान लो ये आपका हाथ है, ठीक है, मान लो ये कट गया, इसमें से ब्लीडिंग होने लग गई, कुछ देर बाद आप देखते हो कि ब्लीडिंग जो है वो रुक गई है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हेपारिन था, बाहर तो नहीं है ना, और बाहर अगर नहीं है तो ये ब्लड क्लॉटिंग करवाएगा ही करवाएगा। यहाँ पे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी लेकिन अंदर नहीं होगी, ब्लड जैसे फ़्लो हो रहा है वो वैसे ही फ़्लो होगा, लेकिन जैसे ही ब्लड जो है वो बाहर आने लगेगा बॉडी से तो उसमें हेपारिन नहीं होगा, तो हेपारिन नहीं होगा तो फिर हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। तो ये जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर ना हो, इसलिए हेपारिन एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है और ये लिवर से बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अभी हम बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें हेपारिन एजेंट है और हेपारिन जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आता है क्लॉट हो जाता है। क्लॉट हो जाता है मतलब अपने आप खून का जो थक्का होता है उसको खून का थक्का कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं, वो जमने लगता है और जो खून बहना होता है वो बंद हो जाता है। तो ये आपका पॉलीसेकेराइड था बेसिक लेवल पे। तो ये आपका हेपारिन के बारे में पूरा था और ग्लाइकोजन के बारे में भी हमने पढ़ लिया, काइटिन के बारे में भी हमने पढ़ लिया और जो स्टार्च होता है इसके बारे में भी पढ़ लिया। और यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते हैं और ये तो मुझे खुद भी करवाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से सच में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, जो न्यूट्रिशन टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन जब मैं वाइटामिन्स पढ़ाऊंगी तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो वाइटामिन्स होता है ना, उन वाइटामिन से हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी अगर कुछ कमी है तो हमें कौन सा वाइटामिन लेना चाहिए। तो ये चैप्टर आपको आपकी बॉडी से कनेक्ट भी करवाएगा। तो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बेसिकली शुगर फ्री पर होगा। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जिसे हम कहते हैं शुगर फ्री। तो हम शुगर फ्री कंपाउंड वगैरह इन सबके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।